चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। अब जो ब्रिटिश रूल था भारत में, उसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया चेंज द पॉलिटिकल सेट अपॉन, transformed the structure of the traditional Indian society and developed fascination towards the Western culture। अब जो ब्रिटिश रूल आया भारत में, वो भारत का राजनीति बदला, यहाँ का जो संस्कृति था, यहाँ पे जो परंपरागत भारतीय समाज था, उसको उसके संरचना में काफी बदलाव आया। फिर जो वेस्टर्न कल्चर था, पश्चिमी जो संस्कृति थी, उसको लेके यहाँ पे बहुत ही विकास हुआ, बहुत लोग उसको फॉलो करने लगे। Both nature and structure of Indian economy underwent profound changes and it served the British economy interest at the cost of India। दोनों ही जो भारतीय इकोनॉमी थे, ठीक है, उसका जो नेचर था, स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है, और जो ब्रिटिश इकोनॉमी था उसका फायदा हुआ भारत का नुकसान में। While the economy of Britain flourished, India was left amidst poverty and was found in such a state from which was impossible to recover। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो अर्थ व्यवस्था था वो तो बहुत ही फल फूल रहा था, लेकिन भारतीय लोग, भारत का अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गया था। यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए थे और ऐसा अवस्था आ गया था कि ये नामुमकिन हो गया कि सब चीजों को ठीक किया जाए, पहले की अच्छी स्थिति लाई जाए। नो डाउट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दोज चेंजेस रूइंड इंडियन इकोनॉमी टू अ ग्रेटर डिग्री। इसमें कोई शक नहीं है कि जो परिवहन, जो संचार के माध्यम में विकास हुआ, ये सब जो बदलाव हुआ, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसमें बहुत ही नुकसान हुआ, वह बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। In other words, as a colony, India was tried of economically, but she nourished the economy of the mother country, that is England। दूसरे शब्दों में, जो भारत एक कॉलोनी बन गया, ठीक है, उसका जो अर्थव्यवस्था, जो पैसा था, वो खत्म हो गया और इससे इंग्लैंड जो था, जो उसका मदर कंट्री बना, उसका बहुत फायदा हुआ। The British colonialism changed the nature and structure of the economy of India and gave a new shape to it। अब जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, ये क्या किया, भारत का जो अर्थव्यवस्था था, उसका नेचर, स्ट्रक्चर, ये सब चीज बदल दिया और भारत को एक नया स्वरूप दे दिया। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पैटर्न वाज कंप्लीटली डिस्टर्प्टेड एंड इट प्लेस वाज टेकन बाय न्यू वन। भारत का जो परंपरागत अर्थव्यवस्था था, जो आर्थिक तरीका था काम करने का, उसको हटा दिया गया था और एक नया तरीका आ गया था। India was an agricultural country and more than 80% of its population lived in villages and adopted cultivation as the primary occupation। भारत एक कृषि प्रधान देश था जिसमें 80% से ज्यादा जनसंख्या के लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, ठीक है, और खेती ही उनका रोजगार था, काम था। इंडियन इकोनॉमी वॉज ट्रेडिशनली सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह परंपरागत रूप में खुद पर निर्भर थी और वो लोग गांव में रहते थे। इवन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया वॉज मेनली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड इट्स अलीड वंस। भारत में जो व्यापार था वो खेती पर और खेती से बने हुए सामानों पर था। Under this economic system, each village was functioning as an economic unit and was able to meet the basic need of the village। अब ये जो अर्थव्यवस्था का जो तरीका था, जो सिस्टम था, इसमें हर एक गांव का अपना एक इकोनॉमिक यूनिट था, वो लोग अपने हिसाब से चलते थे और उस गांव का जो मूल जरूरत था वो लोग पूरा करते थे। Usually, people of different occupations or professions lived in the village and exchanged their product among themselves और विद द पीपल ऑफ नियर बाई विलेजेस। अब अलग अलग जो क्षेत्र में लोग काम करते थे, अलग अलग जो प्रोफेशन पेशेवर लोग थे, वो लोग गांव में रहते थे और वो लोग एक दूसरे का प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। साथ ही साथ आसपास का जो गांव था उससे भी सामान का लेन देन होता था। एक्सप्लेन द सिनारियो ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब भारत में जो खेती थी उसका व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन किस तरह से हुआ,
उसका सिनेरियो बताने बोला जा रहा है। Revolutionary changes had occurred in the agrarian property relation towards the end of 18th century. 18वीं सदी में बहुत सारे बदलाव आए, क्रांतिकारी बदलाव आए भारत का जो अग्रिकेरियन प्रॉपर्टी था, ठीक है। This was over a period of time followed by a commercial revolution in the agricultural sector. अब जो खेती संबंधी जो चीजें होती थी उसमें व्यावसायिक रूप आ गया और ये कुछ समय लगा इसको होने में। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकेम प्रोमिनेंट अराउंड 1860 एडी। जो एग्रीकल्चर था, खेती था, उसका व्यवसायीकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया 1860 के आसपास। दिस ब्रॉट अबाउट अ चेंज फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर होम कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। अब इसमें अपने लिए पहले क्या होता था कि जो खेती की जाती थी लोग अपने जरूरतों के हिसाब से करते थे। अब इसको बदल के लोग बाजार में क्या मांग है उसके हिसाब से खेती करने लगे। कैश ट्रांजैक्शन बिकेम द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एंड लार्जली रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। अब लोग जो लेन देन करते थे उसमें पैसा आ गया था, कैश ट्रांजैक्शन हो गया था। बार्टर सिस्टम मतलब प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट, ये सिस्टम चला गया था। बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग अपने आगे के वीडियोस में डिटेल में बना चुके हैं, ऑलरेडी ये वीडियो डाला जा चुका है। Various factors led to commercialization of agriculture during the British rule in India. जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो बहुत सारे कारक थे जिसके वजह से जो एग्रीकल्चर था, कृषि था, उसका व्यवसायीकरण हुआ। द चीफ फैक्टर वाज द कॉलोनियल सबजुगेशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। इसका जो एक महत्वपूर्ण कारक यह था कि ब्रिटिश रूल में जो भारत में कॉलोनियल रूल आ गया, ठीक है, कॉलोनीज को मिलाया गया। इंडिया वॉज रिड्यूस टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब भारत से क्या होता था, जो रॉ मटेरियल था, जो फ्रूट ग्रेन्स था, वो ब्रिटेन भेजा जाता था और वहां से ब्रिटेन से बनकर माल भारत आता था जो यहाँ पे भारतीयों को इस्तेमाल करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। मेनली commercial crops like cotton, jute, tea, tobacco were introduced to meet the demand in Britain. बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स हो गए जैसे कॉटन, जूट, टी, टोबैको, जिनका ब्रिटेन में मांग बहुत ज्यादा था। A significant feature of commercialization of agriculture in India was the substitution of commercial non-food grains in place of food grains. अब एक महत्वपूर्ण विशेषता व्यवसायीकरण का किसमें, खेती में, भारत में हुआ, जहां पर जो नॉन फूड ग्रेन्स था वो बनाया गया किसके जगह पर, फूड ग्रेन्स के जगह पर। जॉर्ज बाइन रिकॉर्ड्स दैट बिटवीन 1893 टू 94 टू 1945 टू 46 द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप इंक्रीज्ड बाय 85% एंड दैट ऑफ फूड क्रॉप फेल बाय 7%. This had a devastating effect on the rural economy and often took the shape of famines. अब जॉन बाइंड ने यह ऑब्जर्व किया, वो यह लिखे कि 1893-94 से लेकर 1945-46 तक जो कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो 85% बढ़ा दिया गया और जो फूड क्रॉप्स थे उनको 7% घटा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो रूरल इकोनॉमी थी उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत जगह पर अकाल आया, सूखा पड़ गया। What do you know about the education policy of India? भारत में जो शिक्षा नीति है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। Education in India is provided by public sector as well as the private sector with control and funding coming from 3 levels: central, state and local. अब देखिए, भारत में जो शिक्षा है वह पब्लिक सेक्टर, सरकार भी देती है, और प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी है इसमें। इसका नियंत्रण और इसके लिए पैसा 3 जगह से आता है: सेंट्रल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो लोकल है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। वेस्टर्न एजुकेशन बिकेम इंग्रेन्ड टू इंडियन सोसाइटी विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिशर्स भारत में उन लोगों का राज आया तो वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी जो शिक्षा थी, वह भारत में आ गई। लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने लगे।
Education in India falls under the control of both the union government and the states, with some responsibilities lying with the union and the states having autonomy for others. भारत में जो एजुकेशन है वो किसके कंट्रोल में है? यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, ठीक है। और इसमें जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वह यूनियन और स्टेट्स दोनों के पास है। The various articles of Indian Constitution provide for education as the fundamental right. Most universities in India are controlled by the union or the state government. आप देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है वो हर एक इंसान का, एजुकेशन उसका एक अधिकार है, ठीक है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो भारत में है वो या तो यूनियन या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर है, वो लोग उसका देख रेख करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। India has made progress in terms of increasing primary education, attendance rate and expanding literacy to approximately 2/3 of the population. अब देखिए भारत में जो शिक्षा है वह काफी लोगों तक पहुंची है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं और लगभग 2/3 जनसंख्या का जो भाग्य है वह शिक्षित है। India's improved education system is often cited as one of the main contributors to the economic rise of India. अब देखिए भारत का जो आर्थिक उन्नति हो रहा है उसमें जो भारत का विकसित एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं तो इससे काफी फायदा होता है। Much of the progress, especially in higher education and scientific research, has been credited to various public institutions. अब बहुत सारा ऐसा विकास है खासकर हायर एजुकेशन में या साइंटिफिक रिसर्च में, वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके वजह से हुआ है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया? अब जो सुधार क्रांति हुई, ठीक है, जो बदलाव आया भारत में, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑन इंडियन अवेकनिंग। अब देखिए रिफॉर्म मूवमेंट में सामाजिक और रिलीजियस बहुत सारे सुधार हुए भारत में, जिसमें सब जागे, उनको समझ में आया क्या क्या सुधार करना चाहिए। द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग नेशनलिज्म वाज प्रिपेयर्ड बाय द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में जो सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार का जो क्रांति हुई, जो मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें लोगों के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद आया, वो लोग राजनीति को समझ पाए, उनके प्रति उनका जागरूकता बढ़ा। अमंग देम द नेम्स ऑफ ब्रह्मो समाज, द आर्य समाज, द रामकृष्ण मिशन एंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी में बी प्रोमिनेंटली मेंशन्ड। अब इसमें बहुत सारे लोगों का भाग था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, जो जिनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। Raja Ram Mohan Roy, the founder of Brahma Samaj, is called the prophet of Indian nationalism. राजा राम मोहन रॉय, जिनको यह माना जाता है कि वह ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, वो, ठीक है, उनको भारत में राष्ट्रवादी का प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है, उनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ दीज मूवमेंट इंडिया बिगेन टू रियलाइज द एविल्स ऑफ टू द सब्जेक्शन। अब ये जो आंदोलन हुआ इसमें भारत लोग समझ पाए कि उनके संग क्या क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के जो आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, क्या क्या चीज है जिसमें सुधार चाहिए। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर started movements for religious and social reformation which roused the nation and created a spirit of self-reliance and determination to change the most deplorable condition prevailing under foreign rule. They gave a new life and new spirit to the people of India. अब देखिए स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रिलीजियस, धार्मिक और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन चलाए, ठीक है, जिससे पूरे राष्ट्र में जो लोग थे उन लोगों को यह समझ में आया कि अंग्रेजों के शासन में उनके संग क्या क्या गलत हुआ, उनकी स्थिति कैसे बिगड़ी और वह खुद पर निर्भर कैसे रह सकते थे। ये सभी लोगों को भारत ने एक नया जीवन दिया और एक नया आशा दिया। All the religious and social reformers
had done a lot of work in the field of education. अब जितने भी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स थे वो पर एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग बहुत काम किए. राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर and Sir Syed Ahmad Khan opened many colleges and school for the sake of Indian masses. राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल खोले ताकि भारतीय जो लोग हैं वो लोग पढ़ लिख सकें. They laid emphasis on political, social, economical and religious liberty and fundamental rights. अब वह राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी और लोगों के अधिकार के ऊपर जोर डाले. In this way, the above account gives an impression those social and religious reformers contributed to our nationalism and awakening. तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, ये लोग हमारे राष्ट्र में दो लोगों का आंख खोलने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या क्या उनका योगदान रहा. ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स टेकन प्लेस इन इंडिया. संक्षिप्त में बताइए कि क्या क्या किसान आंदोलन हुए थे भारत में. पीजेंट मूवमेंट इज अ सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व विथ द एग्रीकल्चरल पॉलिसी. अब यह जो किसान आंदोलन है ये क्या है, एक सोशल मूवमेंट है जिसमें एग्रीकल्चरल पॉलिसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन किए थे. Peasant movement have a long history that can be traced to the numerous peasant uprising that occurred in various regions in the world throughout human history. इंसान के इतिहास में अलग अलग जगहों पर पूरे विश्व में जो किसान थे, किसानी आंदोलन वो लोग चलता रहा. ठीक है, इसमें बहुत सारे किसान आगे आए. Early peasant movements were usually the result of stresses in the feudal and semi-feudal society and resulted in violent uprising. अब जो प्रारंभ में किसान आंदोलन होते थे वो इसलिए होते थे क्योंकि उनके ऊपर फ्यूडल या सेमी फ्यूडल जो समाज था वो बहुत ज्यादा तनाव करता था, बहुत ही प्रेशर डालता था, जिससे ये लोग विरोध कर देते थे. More recent movements fitting the definition of social movements are usually much less violent and their demands are centered around better prices for agriculture produces, better wages and working conditions for the agricultural laborers and increasing the agricultural production. लेकिन अब जो आंदोलन हुए उसके बाद रिसेंट मूवमेंट्स, उसमें जो था वो सामाजिक मूवमेंट थे, ठीक है, आंदोलन थे. उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस यूज नहीं किया जाता था. जो मांग थी वो ये होती थी कि जो चीजें बन रही हैं, जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है, उस माल का अच्छा दाम मिले, लोगों को अच्छा पैसा मिले, जो काम करने का स्थिति है, जो सिचुएशन है, कंडीशन को अच्छा किया जाए एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए. उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए. पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया अरोज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड व्हेन इकोनॉमिक पॉलिसी रिजल्टेड इन द रूइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लीडिंग चेंज ऑफ ओनरशिप and overcrowding of land and massive debt and impoverishment of the peasant. अब ये जो किसान आंदोलन है ये भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान आरंभ हुआ, जब ब्रिटिशर्स द्वारा जो आर्थिक नीतियां बनाई गई थी उससे भारतीय जो परंपरागत हाथ से बनाई हुई जो चीज थी वह बाजार खत्म हो गया. फिर जो जमीन था उसका मालिकाना हक बदलने लगा. उसके बाद बहुत भीड़ हो गई और बहुत ज्यादा जो किसान थे उन पर ऋण हो गया. तो किसानों की जो हालत थी वो बद से बदतर होती चली गई. दिस लेड टू पीजेंट अपराइजिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. तो इससे क्या हुआ, इससे जो किसान थे वो कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, क्या किए, वो लोग विरोध करने लगे, वो लोग असंतुष्ट हो गए और जो किसान आंदोलन था वो विकास हुआ उसका पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में. द किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती who had formed in 1929 the Bihar Provincial Kisan Sabha BPKS in order to mobilize peasant grievances against the zamindari attacks on their occupancy rights. Gradually the peasant movements intensified are spread across the rest of India. अब देखिए, किसान सभा आंदोलन यह बिहार में चालू किया गया. किसके नेतृत्व के अंदर? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व के अंदर
1929 में जब वो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बीपीकेएस का गठन किए। इसमें जो किसान थे उनकी समस्याओं को सुना जाता था कि जमींदार लोग उनके ऊपर किस तरह से शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों का किस तरह से शोषण हो रहा है। तो ये जो किसान मूवमेंट था, किसान आंदोलन, वो आस्ते आस्ते पूरे भारत में फैल गया।